फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट की हम क्या निकालना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहते हैं। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कल समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं 3 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ए बी एंड सी। कल थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया था, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। 3 प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, ए बी और सी, और इसका टोटल भी मेरे पास है। तो मान लीजिए टोटल सेल 1000 रुपीज की है। टोटल सेल कितने की है? 1000 की। और उसमें ए 500 है, बी 300 है और सी 200 है। ये इसका बाइफर्केशन है कि ए की सेल 500 हो रही है, बी की सेल 300 हो रही है, सी की सेल 200 हो रही है। अच्छा, माइनस करेंगे कॉस्ट। तो मान लीजिए टोटल कॉस्ट 800 है, पर जब इंडिविजुअली देखा तो ए की कॉस्ट 300 है, बी की कॉस्ट 200 है और सी की कॉस्ट 300, और इससे मैंने प्रॉफिट निकाला। तो मान लीजिए टोटल प्रॉफिट तो 200 ही आ रहा है। तो आपको तो अच्छा ही लगेगा कि यार बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान ही नहीं हो रहा है मुझे तो। पर मैं बोल रहा हूँ नुकसान हो रहा है, सी में हो रहा है। तो ए में प्रॉफिट है, बी में प्रॉफिट है, पर सी में तो क्या हो रहा है? तो अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं निकालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रोडक्ट में फायदा हो रहा है, किस प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो क्या? आप अगर ओवरऑल चलते रहोगे तो आपको तो हमेशा अच्छा ही लगेगा कि हाँ हमको तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो यही रीजन है कि हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। जब बिजनेस का निकालते हैं तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, पर जब इंडिविजुअल आइटम्स का निकालते हैं, ईच ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। ये चीज़ कॉस्टिंग सिखाना चाहता है आपको कि आप इंडिविजुअली प्रॉफिट निकालना सीखिए। और अब बताओ सी में नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए? बंद कर दे? तो ये आपने डिसीजन ही तो दिया कि सी को बंद कर दो। इसी को हम अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव बोल रहे थे। क्या था लास्ट ऑब्जेक्टिव? मैनेजीरियल, मैनेजीरियल डिसीशन मेकिंग। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स मैनेजीरियल डिसीशन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एक तो यही हुआ कि जैसे आप बोले कि सी को बंद कर दो, ठीक है, ये एक डिसीजन हो सकता है। डिसीजन ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपने सुना है मारुति कंपनी, मारुति कंपनी क्या बनाती है? कार बनाती है, 4 व्हीलर बनाती है। उसमें लगने वाला टायर भी वही खुद बनाती है क्या? टायर कौन बनाता है? एमआरएफ बना रहा है, सीएट बना रहा है, जेके टायर्स बना रहे हैं। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो टायर बना बना के मारुति को दे रही है, और मारुति उसको अपने कार में फिक्स करके आपको बेच देती है। अच्छा, ऐसे कोई अग्रीमेंट भी नहीं है कि इसी कंपनी का टायर लगेगा, है ना? वो सबके टायर लगाते हैं मारुति वाले, है ना? किसी भी कंपनी के साथ अग्रीमेंट नहीं कर रखा कि सिर्फ इसी का टायर लगेगा, जिसका अवेलेबल होगा उसी का लगा देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मारुति कंपनी इतना परेशान क्यों हो रही है? खुद ही बना ले टायर। कॉस्ट नहीं आ रही होगी, दैट इज ऐसा लग रहा होगा कि खुद बना रहे तो शायद महंगा पड़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं उनके पास पैसों की कमी है मारुति वालों के पास कि आप बोलो कि टायर का प्लांट नहीं लगा सकते सर। जब इतने बड़े बड़े गाड़ियों के प्लांट लगा लिए तो टायर का प्लांट क्या चीज़ है? टायर का प्लांट भी लगा लो। तो पैसों की प्रॉब्लम तो है नहीं, जगह की प्रॉब्लम तो है नहीं, तो फिर भी क्यों मना करते हैं कि नहीं बनाएंगे? कॉस्ट की प्रॉब्लम होगी ना, कि लग रहा है कि जब बनाते हैं तो महंगा बनेगा, मतलब एस्टिमेट किया होगा तो लगता है कि महंगा बनेगा, और ख़रीद के लाएंगे तो सस्ता आएगा। वो बोलते हैं मेक और बाय, कि बनाए या ख़रीदे। समझ रहे हो? जैसे घर में भी कई बार सोचते हैं पिज़्ज़ा बाहर से ले आए या बना ले, है ना? तो कभी कभी लगता है चलो बना ही लो, कभी कभी लगता है नहीं नहीं यार ख़रीद लो, कौन इतनी मेहनत करेगा।
तो कंपनी भी ऐसे ही सोचती है कि खरीद के लाए या बना ले, ये भी तो एक डिसीजन मेकिंग ही है। अच्छा वैसे क्या मारुति से सस्ता बनाता होगा क्या एमआरएफ? हाँ, क्यों? क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये एमआरएफ सिर्फ मारुति को ही नहीं देता, वो तो जितने भी फोर व्हीलर कंपनीज है सबको दे रहा है। तो इस वजह से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं। तो जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे, वहाँ पे सस्ता ही पड़ेगा। और जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगी, जैसे मारुति में नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे महंगा ही पड़ेगा। मारुति सिर्फ अपने लिए बनाएगा, एमआरएफ सबके लिए बना रहा है। इवन जब मुझे टायर बाद में चेंज कराना होता है, तो मैं मारुति के पास थोड़ी जाऊँगा, मैं तो एमआरएफ के पास जाऊँगा ना। तो इस वजह से एमआरएफ ज़्यादा लोगों को डील कर रहा है, तो ज़्यादा वॉल्यूम में बना रहा है और एक्सपोर्ट भी करता है, बाहर भी कंट्रीज़ में बेचता है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो बहुत ही सस्ते में टायर बेच देता है। अरे क्या? तो इसी को बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। एक और एग्जांपल दूं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का। क्या कंपनीज कभी कभी ऐसे सोचती होगी कि ना अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दो, सेलिंग प्राइस कम कर दो? हाँ, कर सकते हैं ऐसा कभी कभी। और क्यों करते हैं? डिमांड बढ़ाने के लिए। तो मतलब ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सेलिंग प्राइस कम कर दे क्या? तो ये भी एक डिसीजन लेना है, सेलिंग प्राइस कम कर दे क्या। वैसे इसका रिजल्ट इस पे डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या। तो अगर लग रहा है कि हाँ प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ रही है और उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो करना चाहिए, और लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इन 5 ऑब्जेक्टिव से कि अपने एग्जाम में 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सिर्फ 5 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वो यही 5 है। या तो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, जब आप पेपर देख रहे होगे, या तो उस क्वेश्चन में होगा कॉस्ट निकालो, या उस पेपर में क्वेश्चन होगा सेलिंग प्राइस निकालो, या उस पेपर में क्वेश्चन होगा कॉस्ट को कैसे बचाए ये बताओ, या उस पेपर में क्वेश्चन होगा कि हम ये 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनका प्रॉफिट निकाल के बताओ, और या फिर क्वेश्चन ये होगा कि बताओ ऐसा करे कि नहीं करे, दैट इज डिसाइड करो। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का मेरा पर्पस ये था कि आपको ये समझ में आए कि अपने क्वेश्चंस बैलेंस शीट पी एंड एल बनाने के नहीं आएंगे, वो अकाउंट्स में आते हैं। समझ रहे हो क्या? वहाँ ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन जानना, तो वहाँ बोलते हैं जर्नल करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पी एंड एल बनाओ। ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सब्जेक्ट का, तो फिर क्या करेंगे सर हम लोग ये 5 कैलकुलेशंस करने की कोशिश है। क्या समझ में? पक्का क्लियर है? हाँ, वो चाहे अब वो सर्विस के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे वो कस्टमर के ऊपर क्वेश्चन हो, वो आपका वैरी कर सकता है, पर पूछेंगे ये 5 चीज, है ना। या तो उस सर्विस की कॉस्ट निकालो, या उस सर्विस की सेलिंग प्राइस निकालो, या उस सर्विस में कॉस्ट कैसे बचाते हैं ये बताओ, या फिर उसका प्रॉफिट बताओ, या फिर डिसाइड करके बताओ कि ऐसा करे कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, एक एयरलाइन सर्विस वाले हैं, एयरलाइन वाले हैं ना, मतलब जैसे इंडिगो हो गया एयरलाइन हो गया, एयर इंडिया एयरलाइन हो गई, तो ये क्या अपने टिकट की प्राइस कम करते रहते हैं? तो कभी कभी कम करते हैं ना, ऑफर लाते हैं लोग कि इस पीरियड से इस पीरियड में हम अपनी प्राइस कम कर रखेंगे, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ एयरलाइन वाले हैं, इनको सेलिंग प्राइस कम करनी चाहिए क्या। ऑब्वियसली विद फिगर्स की बात होगी, फिगर्स दिए हुए होंगे, और उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे क्या समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या है अपना? ठीक है, अब लिखिए हेडिंग, 4th पॉइंट हेडिंग डालिए, फोर्थ पॉइंट हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो आप लोगों ने कल जनरल में तो मुझे बता दिया था कि कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का क्या फ़र्क है, पर आज हम इसको प्रॉपरली लिखने जा रहे हैं। तो दो कॉलम बना लीजिए, दो कॉलम बना लीजिए, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल में लिखिए इट एम्स एट मेंटेनिंग, it aims at maintaining the cost according to the established standards. It aims at maintaining the cost according to the established standards. जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट को मेंटेन करना ही कहलाएगा कॉस्ट को कंट्रोल करना। Whereas कॉस्ट रिडक्शन में लिखेंगे इट इज कंसर्न्ड विथ reducing the cost. It is concerned with reducing the cost without affecting the quality and functionality of the cost object, without affecting the quality and functionality of the cost object। का क्या मतलब हुआ सर? कॉस्ट कंट्रोल मतलब हमने बोला कि हम प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रहे होंगे, तो जब ऑलरेडी बना रहे होंगे तो हमें तो हमारी कॉस्ट पता ही होगी कि इतनी लग रही है, उसको हम अपना स्टैंडर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क मान लेंगे कि इतना ही लगना चाहिए। तो अगर लग रहा है कि नहीं इससे ज़्यादा लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कॉस्ट इससे ज़्यादा जाने वाली है, तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँगा। वो कहलाएगा कंट्रोल करना। कि मेरा स्टैंडर्ड है कि 10 रुपये में बन जाना चाहिए, पर जिस हिसाब से खर्चा चल रहा है लग रहा है कि 12 रुपये हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? 2 रुपये किसी भी हाल में बचाने की कोशिश करूँगा। वो कंट्रोल है। पर रिडक्शन का मतलब क्या होगा? कि 10 रुपये पिछली बार लगे थे ना, तो इस बार कोशिश करो कि 9.5 में ही बन जाए, 50 पैसा और कम हो जाए। पर इसको कम करने के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी, मतलब जिस चीज़ में वो काम आता है, उस पे इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अपन को क्यों लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हर साल महंगे ही होते रहते हैं? क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं कर सकते ना। क्योंकि कल को कोई डैमेज हो जाए मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसके प्रोडक्ट की वजह से, तो बल्कि और ज़्यादा नुकसान होएगा। तो बेटर है कि क्वालिटी वैसी ही रहे, फंक्शनैलिटी वही रहे, चाहे थोड़ा सा महंगा हो जाए। तो मतलब अगर कॉस्ट कम करना है तो क्वालिटी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट किए बिना कर सकते हो तो कर लो, वरना मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई कंपनी ट्रायंगल शेप में बिस्किट बेचती थी, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल की जगह स्क्वायर बेचेगी तो क्या टेस्ट चेंज हो जाएगा क्या? तो इसलिए कर सकते हैं ना, मतलब ट्रायंगल का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, डिज़ाइन तो चेंज कर ही सकते हैं। और मैंने बोला था लेबर की एफिशिएंसी तो बढ़ा ही सकते हैं। लेबर एफिशिएंटली बनाएगा तो भी अपनी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी।
ये सब कुछ तरीके होते हैं जिनसे कॉस्ट बचाया जा सकता है, पर क्वालिटी खराब करके नहीं बचाना है, फंक्शनैलिटी खराब करके नहीं बचाना। कंट्रोल में कर सकते हैं। आपने बोला है ना कैडबरी क्वालिटी खराब कर रही है ना, ठीक है, उसके साइज में चेंज करा ही है ना उसने, तो इसका मतलब कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, पर रिडक्शन के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आया क्या? पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट है, इट emphasizes on past and present। कॉस्ट कंट्रोल जो है स्टूडेंट्स, उसका फोकस होता है पास्ट और प्रेजेंट पे। पास्ट और प्रेजेंट मतलब कि वही पिछली बार कितनी कॉस्ट थी उतना ही इस बार भी होना चाहिए, तो आपका फोकस पास्ट और प्रेजेंट पे है। whereas it emphasizes on and future। it emphasizes on present and future। हमारे यहाँ फोकस क्या है कि जितना अभी है फ्यूचर में तो उससे भी कम। ये नहीं देख रहे पास्ट में क्या हुआ, हो जो हो गया सो हो गया, अब जो है उससे कम करना है। थर्ड है इट इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है और कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है प्रिवेंटिव और करेक्टिव? बोलते हैं प्रिवेंट करो, करेक्ट करो। क्या फर्क होता है प्रिवेंशन में और करेक्शन में? जैसे मैं बोलूं गलती मत करो, तो प्रिवेंशन पहले ही बोल दिया, गलती मत करना। जैसे मैंने हेलो जैसे स्टूडेंट मैंने बोला कि ये गलतियां सब करते हैं, आप मत करना, पहले ही बता दिया, तो क्या बोलेंगे प्रिवेंशन। और एक मैं बोलूं कि आपने टेस्ट में ये गलतियां करी है, इनको इम्प्रूव करो, तो ये क्या है करेक्शन। समझ रहे हो बात को? तो प्रिवेंशन इसलिए बोल रहे हैं कंट्रोल में कि हम कॉस्ट को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, हम पहले ही कुछ तरीके अपना लेते हैं जिससे प्रिवेंट हो जाए कॉस्ट बढ़ने से। पर करेक्टिव फंक्शन मतलब क्या है, गलती तो हो गई है, पता लग गया है कि हमने ये मिस्टेक्स करी है, तो चलो अब इसको इम्प्रूव करो जिससे अगली बार ऐसा ना हो। अब जो हो गया सो हो गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे करेक्शन। कंट्रोल इज प्रिवेंशन एंड रिडक्शन इज करेक्शन। फोर्थ लिखिए, फोर्थ लिखेंगे इट ends when targets are achieved। कॉस्ट कंट्रोल तब एंड हो जाता है जब आपका टारगेट क्या है अचीव हो जाता है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेरा टारगेट था 10 रुपए में बनाने का, 10 रुपए में अब बन जाएगा, तो अब आपको और कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। भाई 10 का 12 लग रहा था तो मैं मेहनत करने लगा 2 रुपए बचाने में, पर अब 10 आ गया, तो अब थोड़ी 10 का 9 बनाना है, बस रुक जाओ, अब और कंट्रोल मत करो। तो इट एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव। जब आपका टारगेट अचीव हो जाए रुक जाना। पर रिडक्शन कितना करना है बताओ? रिडक्शन कितना करना है, कितना कम करना है? पिछली बार 10 का बना था, इस बार कितने में बनाना है? हाँ 9.5। ओके, अगली बार कितने में बनाना है? फिर अगली बार कितने में बनाना है? कभी रुकेगा ही नहीं है प्रोसेस। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस।
इट इज़ अ नेवर एंडिंग या कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। ये नेवर एंडिंग है, यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। आप कम करते जाओ, बोलते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप तो एक बार 10 पैसा कम करो, अगली बार 20 पैसा कम करेंगे, अगली बार 30 पैसा कम करेंगे, करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो चलता रहेगा ये। और लास्ट डिफरेंस और लिख लेते हैं। इट seeks to attain it seeks to attain lowest possible cost. It seeks to attain lowest possible cost under existing conditions. It seeks to attain lowest possible cost under existing condition. मतलब हमारा टारगेट ये है कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। पर अगर आप बोलोगे कि कॉस्ट कम करने के लिए मशीन नया ले आओ, क्या ले आओ, मशीन नया ले आओ, नए लेबर और लेके आ जाओ, तो वो सब कंट्रोल में नहीं करते। कंट्रोल में तो जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है ना आपके सामने, उसी में कॉस्ट को बचाना है। समझ में आ रही बात? लोएस्ट कॉस्ट अचीव करनी है, पर जो कंडीशंस है उसी में करना है। पर जब रिडक्शन की बात होती है तो फिर तो नया मशीन लाना पड़े तो वो भी लाएंगे, नए लेबर लाने पड़ेंगे तो वो भी लाएंगे, नया मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा तो वो भी लाएंगे। तो यानी ये बोलता है नो कंडीशन इज परमानेंट। कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं है। अ स्मॉल चेंज may further reduce the cost. A small change may further reduce the cost. तो ये बोलते हैं कि कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं हो सकती, कि बोले मैं ये मशीन नहीं बदलूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप रिजिड नहीं हो सकते, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आपने मान लीजिए अगर 11th-12th में कहीं और कोचिंग ली होगी, या फाउंडेशन में कहीं और कोचिंग ली होगी, तो ऐसे नहीं चल सकते कि वहीं पर ही सी इंटर स्टार्ट कराओ, अपने सर को बोलो कि वहीं करेंगे। उनको नहीं फिजिबल लग रहा है, वो नहीं करेंगे, तो आपको कहीं और चेंज करना पड़ेगा। नो कंडीशन इज परमानेंट। और क्या पता उससे कुछ पैसा फ़ायदा ही हो जाए आपको, है ना? क्या पता वहाँ वो स्टार्ट करेंगे तो महंगा पड़ेगा और हमारे यहाँ आ गए तो सस्ता पड़ेगा। तो स्मॉल चेंज कैन फर्दर रिड्यूस द कॉस्ट। अरे क्या पक्का क्लियर है? तो बस ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम में स्टूडेंट्स आता है ना, थ्योरी क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है ये कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलो अब ऑब्जेक्टिव एक तरह से समझ में आने लग गए, तो अब हम थोड़ा और बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता था। कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? हाँ, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अलग पढ़ाया था। वेरिएबल कॉस्ट को नहीं बोला, मार्जिनल कॉस्ट अलग पढ़ाया होगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो ऐसा आपको इकोनॉमिक्स में सिखाया गया। जितना उनको समझाना था उन्होंने उतना समझाया। अब हमको यहाँ सब्जेक्ट में जो समझना है वो यहाँ सीखना पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे न्यू। 5th पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट
on the basis of volume. Classification of cost on the basis of volume. अभी मैं आपको सारे तरह के कॉस्ट तो नहीं पढ़ाने वाला, अभी मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है ना वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट सिर्फ 4 तरह के होंगे। आपको इकोनॉमिक्स में बहुत टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है, मैं भी बहुत टाइप्स पढ़ाऊंगा, पर अभी जो हमारी हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, उसके अकॉर्डिंग हमेशा 4 होंगे। क्योंकि जब मैं आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा बताओ कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा नाम लेना है। तो हम इसको कैटेगरी वाइज पढ़ाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बोलेंगे तो आपको 4 नाम याद आएंगे। कौन से 4 सर? पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और फोर्थ होगा स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट 4 तरह के होंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये 4 तरह के कॉस्ट हुआ करेंगे, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स्ड। ठीक है, तो मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट समझते हो आप लोग? क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो बढ़ती है कॉस्ट उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि मार्जिनल कॉस्ट अलग पढ़ाया है क्या? मार्जिनल कॉस्ट भी तो यही होता है कि यूनिट्स बढ़ने के हिसाब से कॉस्ट कितनी बढ़ रही है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होता है एक्चुअली। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता होगा? जो हमेशा फिक्स रहेगा सर, और क्या? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल क्या होता है? हाँ, फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाए, वैसे तो फिक्स कॉस्ट आप बोल रहे हो फिक्स रहती है, पर अगर फिक्स कॉस्ट भी बढ़ने लग जाए तो उसे बोलेंगे स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैं ना आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो आप मुझे बताना ये क्या है। मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि 2 कॉलम दे दिए यूनिट्स और कॉस्ट, बोल रहे हैं 10,000 बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट लग रही है 50,000, और अगर 20,000 बना रहे ना तो कॉस्ट लग रही है 90,000, और अगर 30,000 बना रहे ना तो कॉस्ट लग रही है 1,30,000। 10 बना रहे तो 50,000, 20 बना रहे तो 90,000, 30 बना रहे तो 1,30,000। क्या लगता है ये कॉस्ट चारों में से कौन सा है? वेरिएबल, वेरिएबल। और ऑनलाइन में कोई बोलना चाहेगा कौन सी कॉस्ट लग रही है? वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल या स्टेप फिक्स? कौन सा लग रहा है ऑनलाइन? हाँ, छोड़ो, वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं बारिश की वजह से, तो आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल ही लग रहा है मुझे, सेमी वेरिएबल। चिनांश बोलना चाह रहे हैं? हाँ, सेमी वेरिएबल बोल रहा है चिनांश। सेमी वेरिएबल ये बोल रहा है दोनों है इसमें। सेमी वेरिएबल तो वेरिएबल और फिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों दिख रहे हैं। हाँ, मैंने तो नहीं बताई, पर उसको लग गया, बताओ। उसको लग रहा है कि ये सेमी वेरिएबल है, एक्चुअली ये सेमी वेरिएबल ही है। यही तो पहचानना सिखाना है मुझे, कि सब लोग सही से नहीं पहचान पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए आज की क्लास में हम यही सीखना चाह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है कि स्टेप फिक्स्ड है।
तो स्टूडेंट जैसे वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं हम, इसको वेरिएबल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें सेम प्रपोर्शन का चेंज नहीं है। एक्चुअली जब वेरिएबल बोलते हैं ना, तो कॉस्ट शुड चेंज इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे आपका वॉल्यूम डबल हुआ, यहां पर वॉल्यूम डबल हो गया 10 का 20, तो क्या आपकी कॉस्ट भी डबल हुई? डबल हुई क्या? तो इसलिए ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल बोलने के लिए इट शुड चेंज इन सेम प्रपोर्शन। फिर अगेन वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया मैंने, वॉल्यूम 3 गुना कर दिया, 10,000 का 30,000, तो क्या आपकी कॉस्ट भी 3 गुना हो रही है? सर बढ़ तो रही है पर सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही, तो इसलिए इसको वेरिएबल नहीं बोल सकते आप। समझ में आ गई बात? वेरिएबल का बोलना है जब वो सेम प्रपोर्शन में चेंज हो, कि अगर आप 1 यूनिट और बनाओगे तो 1 यूनिट जितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो अगर 2 बनाओगे तो 2 की कॉस्ट बढ़ेगी, 3 बनाओगे तो 3 की कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते, तो क्या वहां पे पेट्रोल की प्राइस पर लीटर फिक्स रहती है ना, कि 100 रुपये लगेगा या 104 रुपये लगेगा, जो भी मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो मैंने बोला 5 लीटर डालो, तो कितने लगेंगे? 450, 500 ही लगेंगे। मैंने बोला 15 लीटर डालो, कितने लगेंगे? 1,000 रुपये में दे देगा? नहीं, 1500 ही लगेंगे। तो मतलब एकदम सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, वही है वेरिएबल। समझ में आई बात? अच्छा, फिक्स तो नहीं बोल सकते इसको। फिक्स्ड होता तो फिर तो 10,000 पे भी 50 ही लगता, 20,000 पे भी 50 ही लगता, 30,000 पे भी 50 ही लगता, तो फिक्स भी नहीं बोल सकता मैं इसे। तो ऐसे केस में ही तो क्या बोलना है? सेमी वेरिएबल, जिसमें हम बोलेंगे दोनों एलिमेंट है, वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो आप पूछोगे सर कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है, कुछ बता सकते हो क्या सर आप? तो इसमें 10,000 रुपये फिक्स्ड है। देखो कैसे आएगा, अगर मैं फिक्स्ड मान लेता हूं इसमें 10,000 है, मतलब तीनों में 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट है। फिर तो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 40,000, 80,000 और 1,20,000। तो देखो सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, ये वेरिएबल है और ये फिक्स है। ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। वेरी गुड चिनान, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये। आता सबको था, भूल गए? इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है ये, है ना, पर भूल गए, इसीलिए तो बेसिक्स में पढ़ा रहे हैं कि जिससे अब आगे कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो ये सब प्रॉब्लम ना करे आपको। तो लिखिए, अब चार्ट बना लिया, ये कॉस्ट 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। तो अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में लिखिए इट रेफर्स टू, फर्स्ट पॉइंट में वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में लिखिए इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, it refers to those cost which changes in same proportion, which changes in same proportion to the change in volume। वॉल्यूम का जो चेंज है और कॉस्ट का जो चेंज है वो दोनों सेम प्रपोर्शन में चल रहा है। ठीक है, जैसे वो नहीं होता था, आप लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे कंजम्पशन और इनकम, कंजम्पशन और इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मेरा कंजम्पशन भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ने लग जाता है।
ज़्यादा कमाने लग जाऊंगा तो खर्चा भी ज़्यादा करने लग जाऊंगा, सेम प्रपोर्शन चलता है। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, नहीं था ऐसा? हाँ, 1 नहीं बोल रहे हम, कि हम बोल रहे हैं इनकम 1 रुपीज़ से बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी 1 रुपीज़ से ही बढ़ेगा। अमाउंट नहीं बोल रहे, प्रपोर्शन बोल रहे हैं कि जैसे इनकम 100 रुपये से बढ़ी तो मैंने कंजम्पशन 75 रुपीज़ से बढ़ा दिया। पर अगर इनकम 200 रुपये बढ़ गई तो मेरा कंजम्पशन 150 रुपये बढ़ जाएगा। प्रपोर्शन सेम रहेगा, 75% ही रहेगा। उसको आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते थे, है ना? वैसे ही है ये, सेम प्रपोर्शन में चेंज होना। फुल स्टॉप। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, the variable cost per unit will remain same। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि अमाउंट चेंज सेम आएगा, कि 10,000 से 20,000 हो रहा है, 10,000 रुपये बढ़ गया, 10,000 यूनिट बढ़ गया तो कॉस्ट भी 10,000 रुपये से ही बढ़ेगी, ये नहीं पढ़ा रहा मैं प्रपोर्शन बोल रहा हूँ कि सेम रहे। ठीक है, द कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। तो एग्जाम्पल है इसके, मटीरियल कॉमा लेबर कॉमा फ्यूल मतलब वही पेट्रोल डीजल, कॉमा कमीशन एटसेट्रा। और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यूनिट्स एंड कॉस्ट। तो जैसे यूनिट्स बना रहा हूँ 10,000 तो कॉस्ट कितनी, 50,000। यूनिट्स 10,000 तो कॉस्ट कितनी, 50,000। पर यूनिट्स अगर 15,000 तो कॉस्ट कितनी, 75,000। और यूनिट्स अगर 18,000 तो कॉस्ट कितनी होगी, हाँ 90,000 आएगी। ये कहलाता है सेम प्रपोर्शन। ठीक है, और इजीली तरीके से समझना है तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। तो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ भी 5 रुपीज़ ही आएगी, नेक्स्ट वाले में भी 5 ही आ रही है, और लास्ट वाले में भी 5 ही आ रहा है, सब में 5 आ रहा है। यही अपने लिए वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। आया क्या, समझ में आया? समझ में आया? सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट लिख रहे हैं हम, ये तो इजी है। इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, which remain same। it refers to those costs which remain same at all levels of production। it refers to those costs which remain same at all levels of production। ब्रैकेट में इंक्लूडिंग जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। का क्या मतलब हुआ, इंक्लूडिंग जीरो लेवल? कुछ भी नहीं बनाओगे तो भी कॉस्ट लगेगी, उसी को बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो एग्जाम्पल हो गया, रेंट कॉमा सैलरी कॉमा डेप्रीसिएशन। रेंट, सैलरी, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस। रेंट कॉमा सैलरी कॉमा डेप्रीसिएशन कॉमा इंश्योरेंस कॉमा मेंटेनेंस एटसेट्रा ना। जैसे डेप्रीसिएशन, मैं मशीन खरीद के ले आया पर मैं उसमें प्रोडक्शन नहीं कर रहा अभी,
तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? मशीन रखी हुई है, बस यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या डेप्रिसिएशन लगता है? लगता ही है। तो डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट ही तो हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकली बोले तो यूनिट्स है, कॉस्ट है। तो अगर हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट 50,000 लग रही है। तो अगर 20,000 बनाए तो 1,00,000 नहीं लगेगी? डबल नहीं हो जाएगा? डबल नहीं होएगा। डबल हो जाएगा तो वेरिएबल कहलाएगा, है ना? 50 का 50 ही रहेगा। कोई तो फिक्स्ड होता है। फिक्स प्रपोर्शन को फिक्स नहीं बोलते, फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स बोलते हैं। फिक्स प्रपोर्शन तो वेरिएबल में रहता है, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कॉस्ट में। और 0 बनाए तो भी 50 लगेगा। और ऐसे केस में अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो वो आएगा स्टूडेंट 5 रुपीज़ आ जाएगा और 2.5 आ जाएगा और इनफाइनाइट हो गया। तो 50,000 अपॉन 0 इनफाइनाइट कॉस्ट हो गई। क्लियर है? पक्का? तो थर्ड लिखिए। थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में लिखेंगे इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, it refers to those cost which changes but not in same proportion. It refers to those cost which changes but not in same proportion to the change in, but not in same proportion to the change in volume. It refers to those costs which changes but not in same proportion to the change in the volume, है ना? वॉल्यूम और कॉस्ट का प्रपोर्शन सेम नहीं है। वॉल्यूम डबल हो रही है पर कॉस्ट डबल नहीं हो रही है, वॉल्यूम आधा हो रहा है पर कॉस्ट आधी नहीं हो रही है, तो फिर वो अपने लिए सेमी वेरिएबल है। फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अंदर दोनों होते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स्ड भी होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन इट, दोनों होते हैं इसके अंदर। तो बता सकते हो ऐसे कौन से कॉस्ट होते होंगे बिजनेस में जो दोनों है, वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है? इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है ना, वो दोनों है, वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है। क्योंकि फिक्स बिल तो आता ही है और जितना यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है। जैसे गर्मियों में बिल ज़्यादा आता है, सर्दियों में बिल कम आता है, पर नहीं यूज़ करोगे तो भी बिल तो आएगा ही। जैसे लॉकडाउन में चलो बिजनेस बंद है, कोई नहीं जा रहा बिजनेस में, तो भी बिल तो आया ही था, लाइट का बिल तो आया ही था, पे करना पड़ा था। फिक्स पोर्शन है वो उसका। और बोलो, वेरिएबल भी हो और फिक्स्ड भी। सेल्समैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन को सैलरी भी मिलती है, सेल्समैन को कमीशन भी मिलता है। सैलरी इज फिक्स्ड, कमीशन इज वेरिएबल, तो बन जाएगा सेमी वेरिएबल। तो सेल्स मैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन रेम्यूनरेशन क्यों? क्योंकि उसमें सैलरी भी है और उसमें कमीशन भी है, तो इसलिए ये सेमी वेरिएबल हो जाता है। और कोई एग्जांपल दे सकते हो? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस तो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, पर रिपेयर तो वेरिएबल होता है। मेंटेनेंस तो कराना ही है ना? पर रिपेयर तो जब खराब होगा तभी कराएंगे ना, वेरिएबल हो गया। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा।
तो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिख लो, यूनिट्स एंड कॉस्ट। यूनिट्स एंड कॉस्ट, तो 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो कॉस्ट 50,000, पर 20,000 बना रहे हैं तो कॉस्ट 90,000, और 30,000 बना रहे हैं तो कॉस्ट 1,30,000। तो क्या बोलेंगे इसे? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, ठीक है ना। चेंज हो रहा है पर सेम प्रपोर्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल इसको और आगे कंटिन्यू। ये सब क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में काम आएंगे, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है कि ये सब आना चाहिए, तभी चैप्टर कर पाओगे। ठीक है।